दोस्तों अभी कुछ समय पहले विराट कोहली की अपनी फैमिली के साथ लंदन शिफ्ट होने की खबर सुर्खियों में थी, जिसको लेकर उनके कुछ फैंस में आउटरीच भी देखने को मिला कि व्हाई ही इज लिविंग इंडिया। बट क्या आप जानते हैं कि कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एक्चुअल में फॉरेन पासपोर्ट को होल्ड करते हैं। वो काम यहाँ करते हैं पर वो यहाँ के सिटीजन नहीं है। और ये चीज केवल सेलिब्रिटीज तक ही सीमित नहीं है। क्या आपको पता है कि हर साल हजारों मिलेनियर्स इंडिया छोड़कर अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं? जी हाँ, अगर 2023 की बात करें तो केवल उसे एक साल में 5100 HNIs यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने इंडिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया और 2024 में ये नंबर 4300 के आसपास है। यही नहीं, इंडिया से हर साल लाखों स्टूडेंट्स स्टडी के लिए बाहर जाते हैं और इनमें से ज्यादातर कभी वापस लौट कर नहीं आते और ये आंकड़ा हर साल तेजी से बढ़ता जा रहा है। 2022 में जहां 9,07,000 स्टूडेंट्स बाहर पढ़ रहे थे, वहीं 2024 में ये आंकड़ा 13,35,000 तक पहुंच गया है। इसके साथ ही हर साल इंडिया से हजारों लोग इलीगल तरीकों से यानी डंकी मारकर यूएस एंड कनाडा पहुंच रहे हैं। 2022 से 2023 के बीच सिर्फ एक साल में 97,000 इंडियंस को यूएस में इलीगली बॉर्डर क्रॉस करते हुए अरेस्ट किया गया था। ये फिगर 2019 के मुकाबले 5 गुनी थी और ये वो लोग हैं जिनको पकड़ लिया गया। ज्यादातर लोग पकड़े नहीं जाते। एजेंसीज बताती हैं कि अगर 10 लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उनमें से केवल एक ही पकड़ में आ पाता है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने इंडियंस हर साल यूएस में इलीगली एंटर कर रहे हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो इंडिया से एक बड़े मास स्केल पर माइग्रेशन चल रहा है। 2.8 million foreign nationals migrated to an OECD country. Do you know who topped this list? Indians. The question is why? Why are so many Indians renouncing the Indian citizenship? दोस्तों, एक क्विट इंडिया मूवमेंट वो था जिसे महात्मा गांधी ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट शुरू किया था और एक क्विट इंडिया मूवमेंट ये है जो कि साइलेंटली चल रहा है। पर आखिर इस माइग्रेशन की वजह क्या है? आखिर क्यों हर साल लाखों लोग अपनी मदरलैंड को छोड़कर अजनबियों के बीच उन देशों में जाकर बसना चाहते हैं जहां ना हमारी भाषा है ना हमारा कल्चर है? और ये सब तब है जबकि हमें बार बार सुनने को मिलता है कि इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और जल्द ही 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है। ऐसे में इतने सारे लोगों के देश छोड़ने की वजह क्या है? वेल, तो इसकी कोई एक वजह नहीं है, कई सारी वजहें हैं। इन्हीं वजहों पर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इस माइग्रेशन का जो पहला रीजन है वो है बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज, बेटर लाइवलीहुड एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जी हाँ, इंडिया से ज्यादातर लोग बेहतर रोजगार की तलाश में ही बाहर जाते हैं। इंडिया में एक अच्छी जॉब पाना या कोई बिजनेस एस्टेब्लिश कर पाना बड़ा मुश्किल है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ा है और पिछले 2 सालों से तो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। हालात इतने खराब है कि आईआईटी ग्रेजुएट्स को भी जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं। 2024 में आईआईटीज का ओवरऑल प्लेसमेंट रेट 62% रहा, यानी 38% का प्लेसमेंट ही नहीं हो पाया। वहीं अगर इंडिया के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात की जाए तो वहां भी 61% स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड ही रह गए। इसी तरह अगर बिजनेसेस की बात की जाए तो इंडिया में 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। इनमें से 10% तो विद इन ईयर फेल कर जाते हैं, जबकि 70% 5th ईयर तक क्लोज हो जाते हैं। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप जानते ही होंगे कि इंडिया में किसी बिजनेस को चलाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। करप्शन से लेकर एक्सटॉर्शन तक का सामना करना पड़ता है और ये सब झेलकर भी अगर आप किसी तरह अपने बिजनेस को चला पाते हो या किसी तरह से किसी स्टेबल जॉब तक पहुंच पाते हो तो फिर आपको टॉक्सिक वर्क कल्चर, महंगाई और टैक्सेस की मार झेलनी पड़ती। अब बिकॉज इंडिया में कोई अच्छी व्हाइट कॉलर जॉब का मिलना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसी का फायदा उठाकर एम्प्लॉयज से जमकर काम लिया जाता है। ऑन पेपर भले ही टाइमिंग 9 to 5 हो, पर हकीकत में 10-10 घंटे और कभी-कभी तो 12-12 घंटे भी काम लिया जाता है। कई बार तो छुट्टी वाले दिन भी काम दे दिया जाता है और आपको करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप मना करते हैं तो आपके पीछे और तमाम लोग खड़े हैं जो कि इन कंडीशंस में काम करने को राजी हैं। तू क्या जा रहा है? ये पट्टा नहीं दिख रहा गले में? और आज तो संडे है भाई। कुत्तों का कोई संडे नहीं होता, कुत्ते 7 दिन कुत्ते ही होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि देश में लेबर लॉज नहीं है, पर उन्हें सही से इंप्लीमेंट करने की कोई पॉलिसी नहीं। अभी कुछ टाइम पहले पुणे में एक 26 साल की लड़की की डेथ इसी वर्क स्ट्रेस के चलते हो गई, जो कि नेशनल न्यूज भी बनी थी। इसके साथ ही वर्क प्लेस पर होने वाला हैरेसमेंट एंड पॉलिटिक्स भी एम्प्लॉयज को अंदर तक तोड़ देती और ये सभी चीजें मिलकर उनकी मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग को बुरी तरह अफेक्ट करती हैं। पर ये सब झेलकर भी अगर आप किसी तरह से सरवाइव कर पाते हैं तो फिर अगला नंबर आता है टैक्सेस का। जी हाँ, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जिन HNIs के देश छोड़ने की बात की थी, उनके देश छोड़ने के पीछे सबसे बड़ा रीजन यहाँ का टैक्स स्ट्रक्चर है, जो कि जैसे ही आप ठीक ठाक कमाना शुरू करते हैं आपको चूसना शुरू कर देता है। इस टैक्स सिस्टम में कई तरह के टैक्सेस हैं, जैसे इनकम टैक्स, जो कि आपकी कमाई के हिसाब से 5% से लेकर 30% तक जाता है। अब इसमें समस्या ये है कि ये जो 30% वाला स्लैब है ये उस हर इंडिविजुअल पर लागू होता है जो कि साल के 15 लाख से ज्यादा कमाता है। यानी अगर आप साल के 15 लाख से ज्यादा कमाते हैं तो आपकी उस कमाई का 30% सरकार टैक्स के रूप में आपसे ले लेगी। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं और एक फैमिली को ओन करते हैं तो साल के 15-16 लाख की इनकम कोई बहुत ज्यादा नहीं।
एक मेट्रो सिटी के हिसाब से ये इतनी भी ज्यादा नहीं है कि आप इसमें से कोई लग्जरी लाइफ मेंटेन कर पाए। इस इनकम में से टैक्स भरने के बाद जो बचेगा उससे बस आपके खर्चे ही पूरे पड़ेंगे, क्योंकि मेट्रो सिटीज में एक ठीक ठाक घर का रेंटल ही 25-30 हजार बैठ जाता है। इसके बाद बिजली का बिल, घर के खर्चे, बच्चों की स्कूल की फीस, गाड़ी का फ्यूल और अगर गाड़ी लोन पर है तो उसकी किस्त, ये सब मिलाकर महीने के एंड में कुछ बचता नहीं। और अगर आप इसमें से भी किसी तरह से कुछ बचाने का सोचते हैं तो इसमें से भी सरकार अपना कट लेना नहीं भूलती। यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5% और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20% टैक्स आपको भरना पड़ेगा। यानी अगर आप कमाते हो तो उस पर आप टैक्स दोगे, अगर आप किसी तरह से उसमें से कुछ सेविंग कर लेते हो तो फिर आप उस पर टैक्स दोगे, और फिर उस सेविंग में से अगर आप कुछ खरीदते हो तो उस पर फिर से आप टैक्स दोगे। जी हाँ, अभी तक मैं डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा था, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, जो कि लगता है उन चीजों पर जिन्हें आप मार्केट से खरीदते हैं। और ये प्रोडक्ट के हिसाब से 5% से लेकर 28% तक जा सकता है। और ये वाला टैक्स हर उस इंसान को देना पड़ता है जो कि मार्केट से कुछ भी खरीदता है। और इसीलिए जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो टैक्स दे ही नहीं रहे तो हम क्यों टेंशन लें, वो इस गलतफहमी में ना रहें। अगर आप मार्केट से एक 5 रुपए का बिस्कुट का पैकेट भी खरीदते हो तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। और इसीलिए इंडिया में एक गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। बट यहां मैं क्लियर कर दूं कि टैक्स देना बुरा नहीं है। देश के डेवलपमेंट के लिए टैक्स बहुत जरूरी है, पर समस्या असल में तब आती है जब लोग देखते हैं कि आखिर इतना टैक्स भरने के बाद भी उन्हें रिटर्न में क्या मिल रहा है। क्या उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल रही है, क्या उन्हें फ्री हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है, क्या उन्हें अच्छी रोड्स एंड एक सेफ एंड हेल्दी एटमॉस्फेयर मिल रहा है। और जब वो इन सब चीजों पर नजर डालते हैं तो फिर उन्हें सिर्फ हताशा ही मिलती है। फ्री एजुकेशन के नाम पर हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और फ्री हेल्थ फैसिलिटी के नाम पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और इन दोनों की ही क्या हालत है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। इन दोनों ही जगहों पर मजबूरी में लोग तब जाते हैं जबकि उनके पास पैसे नहीं होते। अगर अच्छी एजुकेशन चाहिए या अच्छा इलाज चाहिए तो फिर वो आपको किसी प्राइवेट स्कूल या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाकर मिल सकता है। और इन प्राइवेट स्कूल्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स की फीस कितनी ज्यादा होती है ये आप सभी जानते हैं। मेट्रो सिटीज में अच्छे प्राइवेट स्कूल्स की फीस 10,000 से 25,000 पर मंथ तक हो सकती है, और इसमें भी ट्रांसपोर्टेशन समेत अदर एक्सपेंसेस अलग से जोड़ लीजिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर किसी को किसी वजह से एडमिट होना पड़ जाए तो कुछ ही दिन में बिल लाखों में पहुंच जाता है। तमाम लोग लंबी बीमारियों के चलते अपनी सारी जमा पूंजी गंवा देते हैं और सरकार से उन्हें कोई हेल्प नहीं मिलती। रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो नो डाउट हमने पिछले कुछ डेकेड्स में कई सारे मल्टी लेन हाईवेज को बनते देखा है, बट अनफॉर्चुनेटली ये भी फ्री नहीं है। इन पर चलने के लिए भी आपसे अच्छा खासा टोल वसूला जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जब आप गाड़ी खरीदते हैं तब भी सरकार आपसे रोड टैक्स के नाम पर अच्छा खासा अमाउंट ले लेती है, जो कि कार की कीमत का 20% तक हो सकता है। पर फिर जब आप उस कार को हाईवे पर लेकर जाते हैं तो फिर आपको दोबारा टैक्स भरना पड़ता है। तो कुल मिलाकर इंडिया में एक एवरेज टैक्स पेयर खुद को ठगा हुआ महसूस करता है, क्योंकि जितना वो देता है उसके बदले उसे मिलता कुछ भी नहीं है। जो मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास भी नहीं बोल रहा, जो टैक्स पेयर है ना, वो चैरिटी कर रहा है देश में, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। और इसीलिए आजकल लोग कहते हैं कि इंडिया में टैक्स तो अमेरिका जैसा है और फैसिलिटी सोमालिया जैसी। और जी हाँ, जो मिलेनियर्स एंड एचएनआईज देश को छोड़कर जा रहे हैं उनके पीछे ये भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि जब आप किसी चीज के लिए पे करते हैं तो फिर आप कंपेयर भी करते हैं कि जो मैं पे कर रहा हूं उसके बदले मुझे मिल क्या रहा है। और फिर वो देखते हैं कि अगर यही टैक्स वो बाहर किसी और कंट्री में देते हैं तो वहां उनको वो सारी फैसिलिटीज जैसे कि फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ फैसिलिटी, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ एनवायरनमेंट वगैरह सब कुछ मिल जाता है। इसके अलावा एक और चीज जो कि उन्हें वहां मिलती है वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ। जी हाँ, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो कि यहाँ इंडिया में अवेलेबल नहीं। जब हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो इसमें कई सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे फिजिकल एंड मेंटल वेलनेस, एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू वर्क, सेफ एंड पीसफुल एनवायरनमेंट वगैरह। अब जैसे इंडिया में फिजिकल एंड मेंटल वेलनेस की बात करें तो इसके हालात अच्छे नहीं। आज हालात ये है कि इंडिया के ज्यादातर शहर डेंसली पॉपुलेटेड एंड हाईली पॉल्यूटेड। आप किसी भी बड़े शहर में चले जाइए, दो चीजें आपको हर जगह मिलेंगी, हैवी ट्रैफिक एंड हैवी पॉल्यूशन। इंडिया के लगभग सभी मेजर सिटीज में एयर पोल्यूशन का लेवल सेफ रेंज से ऊपर है। और ये केवल कुछ सिटीज की ही बात नहीं है, इंडिया के पूरे नॉर्दर्न पार्ट में साल के ज्यादातर समय एयर पोल्यूशन सेफ रेंज से ऊपर ही रहता है। साउथ में भी रूरल एरियाज को छोड़कर अर्बन एरियाज में हालात कोई खास अच्छे नहीं है। अगर आप इंटरनेट पर दुनिया के मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज की लिस्ट को चेक करें तो आपको पता चलेगा कि इस लिस्ट में टॉप 50s में ज्यादातर शहर इंडिया के। कुछ शहरों की हालत तो इतनी खराब है कि साल के ज्यादातर समय वहां एयर पोल्यूशन खतरनाक लेवल पर रहता है। पोल्यूशन का ये लेवल लॉन्ग टर्म में हेल्थ पर सीवियर इंपैक्ट डालता है और लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को कम कर देता है। पर अफसोस एयर पोल्यूशन के चलते एपिडेमिक जैसे हालातों के बाद भी अभी तक सरकार इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाई है। ईयर बाय ईयर ये ऐसे ही बढ़ता जा रहा है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए दो चीजें बेहद जरूरी है, साफ हवा और साफ पानी। हवा की तो बात हमने कर ली, अब बात करते हैं पानी की। आंकड़ों की बात करें तो इंडिया की 95% पॉपुलेशन को क्लीन वाटर अवेलेबल है, पर हकीकत यह है कि ये वाटर असल में ड्रिंकेबल नहीं। शहरों की बात करें तो आज घर घर में आरओ लगे हुए हैं, जिनके यहाँ आरओ नहीं है वो पीने के लिए बॉटल्ड वाटर खरीद रहे हैं।
क्यों? क्योंकि जो वाटर आपके टैप में आता है उसे आप पी नहीं सकते। हाँ, पर गवर्नमेंट आपसे वाटर टैक्स जरूर वसूल लेती है, जबकि दुनिया के तमाम देशों में आपके घर के टैप में जो पानी आता है वो ड्रिंकेबल होता है, उसे आप सीधे पी सकते हैं। मतलब टैक्स भरने के बावजूद आपको फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ फैसिलिटी तो छोड़िए, सांस लेने के लिए साफ हवा और पीने के लिए साफ पानी भी नहीं मिलता। इसका इंतजाम भी आपको खुद ही करना है। और चलिए, जिनके पास पैसा है वो अपना इंतजाम कर भी लेंगे, वो एयर प्यूरिफायर लगवा लेंगे, वो आरओ लगवा लेंगे, पर जो गरीब हैं वो क्या करेंगे? अफसोस, इन गरीबों के बारे में कोई नहीं सोचता। सरकार ने तो आपको पानी दे दिया है, अब आपके पास पैसा हो तो इसे साफ करके पी लो। जबकि अगर सरकार लोगों के घरों में और पब्लिक प्लेसेस पर पीने का साफ पानी अवेलेबल करा दे तो न केवल इससे पानी की बहुत सारी बर्बादी खत्म हो जाएगी जो कि आरओ से निकलने वाले वेस्ट वाटर की वजह से होती है, बल्कि एक बड़ी क्वांटिटी में प्लास्टिक कचरे को रोकने में भी मदद मिलेगी जो कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की बोतल्स की वजह से होता है। इसके साथ ही लगभग सारे शहर में गंदगी का बुरा हाल है। जगह जगह पर सड़कों के किनारे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। वेस्ट मैनेजमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पर पूरे शहर का कचरा इकट्ठा करके किसी जगह पर खुले में डंप कर दिया जाता है। इसी तरह ज्यादातर सीवेज, जिसमें घरों से निकला गंदा पानी और इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, बिना ट्रीट करे नदियों में बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से नदियां नालों में बदलती जा रही हैं। नदियों को साफ करने के नाम पर बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी चलाए गए हैं, जैसे कि नमामि गंगे एंड यमुना एक्शन प्लान, बट हजारों करोड़ का बजट खर्च करने के बाद भी नदियों की कंडीशन में कोई भी फर्क नहीं आया है। हमारे देश की एक और बड़ी समस्या जो लोगों को देश छोड़ने पर मजबूर कर रही है वो है यहाँ का लॉ सिस्टम। अगर आपका कभी इससे सामना नहीं हुआ है तो आप बड़े लकी हैं और उम्मीद कीजिए कि आपका कभी इससे सामना ना हो। लोग जस्टिस पाने की उम्मीद में इस सिस्टम की शरण में जाते हैं, पर इस जस्टिस को पाने के पूरे प्रोसेस में जो कुछ उनको झेलना पड़ता है उससे उन्हें अपने साथ हुआ इनजस्टिस कम लगने लगता है। ये कुछ ऐसा है जैसे सर दर्द के इलाज के लिए कोई आपके पैर पर हथौड़ा मार दे, फिर आपके पैर में इतना दर्द होगा कि आप सर दर्द भूल जाएंगे। पहले स्टेप से ही ये सिस्टम आपको हैरेस करना शुरू कर देता है। जैसे अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है जिसकी रिपोर्ट लिखाने आप पुलिस में जाते हैं तो सबसे पहली मुश्किल तो आपको रिपोर्ट लिखाने में ही फेस करनी पड़ती है। जब तक ऊपर से प्रेशर ना हो या कोई चर्चित मामला ना हो, पुलिस आसानी से आपकी रिपोर्ट ही नहीं लिखती। अगर लिख भी लेती है तो फिर उस पर कोई एक्शन नहीं लेती। लीगल प्रोसेस इतना सुस्त और थका देने वाला है कि केस सालों तक चलते रहते हैं। कई बार तो लोग जस्टिस की आस में इंतजार करते करते मर जाते हैं, पर उनके जीते जी उन्हें जस्टिस नहीं मिल पाता। इस लॉ सिस्टम में इतने लूप होल्स हैं कि कोई भी किसी को भी आसानी से झूठे मामले में फंसा सकता है। भले उस इंसान पर बाद में आरोप साबित ना हो, पर फिर भी खुद को बेगुनाह साबित करने के पूरे प्रोसेस में उसे कोर्ट कचहरी के सालों तक चक्कर काटने पड़ सकते हैं, जो कि अपने आप में एक हैरेसमेंट है। कई बार तो लोग इस हैरेसमेंट से तंग आकर अपनी जान तक दे देते हैं। इसके साथ ही देश में चलने वाली घटिया पॉलिटिक्स और करप्शन अपने आप में एक बड़ी समस्या है, जो आम आदमी को लॉलीपॉप पकड़ाती है, मिडिल क्लास को चूसती है और पूंजीपतियों की झोली भरती है। 2022 में पब्लिश हुई वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट में इंडिया को दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल किया गया है जो कि इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी में टॉप पर है। ये रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में ये इनइक्वालिटी लगातार बढ़ती जा रही है, यानी अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। और ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, इसके बड़े क्लियर रीजंस हैं जिनको बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। किसी भी सोसाइटी में इनइक्वालिटी तब बढ़ती है जब समाज में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। अब जरा सोचिए कि क्या हमारे देश में एक गरीब के बच्चे को भी वही एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड हेल्थ फैसिलिटीज मिलती हैं जो कि एक अमीर के बच्चे को अवेलेबल? जवाब आप सभी जानते हैं। जाहिर सी बात है, जब उसे सेम फैसिलिटीज ही नहीं मिलेंगी तो फिर उसका पिछड़ना तय है। फिर तो गरीब पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब ही बना रहेगा और अमीर लगातार और अमीर होता जाएगा। कई बार तो लगता है कि इंडिया में अब तक जितनी भी सरकारें रही हैं उन्होंने जानबूझकर ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं ताकि पावर कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में ही बनी रहे। वरना क्यों आज तक देश में सभी को फ्री में क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल नहीं? शायद इसलिए क्योंकि अगर सब पढ़ लिख गए तो फिर उन्हें भेड़ बकरियों की तरह हाँका नहीं जा सकेगा। उनकी मजबूरियों का फायदा उठाकर उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जा सकेगा। उन्हें जाति धर्म की राजनीति में उलझाकर फ्री बीज का लालच देकर आसानी से उनका वोट हासिल नहीं किया जा सकेगा। कम पढ़े लिखे लोग अपनी जिंदगी की भागदौड़ में उलझे रहेंगे। नेता और पूंजीपति मिलकर आराम से देश को लूटते रहेंगे और उनसे कोई भी सवाल नहीं पूछेगा। आप जरा देखिए कैसे बेफजूल के मुद्दों में यहाँ की जनता को उलझाया हुआ है। कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें कर रहा है तो कोई मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहा है। कम्युनल हेट्रेड को खुलेआम बढ़ावा दिया जा रहा है, मगर एजुकेशन, हेल्थ, इनोवेशन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन पाएगा? 80s में इंडिया और चाइना लगभग हर मामले में बराबर थे, फिर चाहे वो इकोनॉमी हो या फिर इनोवेशन। पर आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। 1991 में इंडिया और चाइना की जीडीपी पर कैपिटा लगभग बराबर थी, पर आज चाइना की जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से 5 गुना ज्यादा है। आज दुनिया में पर कैपिटा रैंकिंग में चाइना की रैंक 70 है और इंडिया की 141। हंगर इंडेक्स की बात करें तो वहां भी हमारी रैंक 105 है, जो कि हमारा सर शर्म से झुकाने के लिए काफी है। जबकि चाइना इस इंडेक्स में टॉप पोजीशन पर बैठा हुआ है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी हमारी रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है। इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो वहां भी चाइना हमसे बहुत आगे। एंड इवन ओलंपिक मेडल्स की बात करें तो वहां भी चाइना ने हमें एक बहुत बड़े मार्जिन से पीछे किया हुआ है।
पहले ओलंपिक में चाइना ने 40 गोल्ड मेडल्स जीते हैं और रैंकिंग में वो यूएस के बाद सेकंड पोजीशन पर बैठा हुआ है। और हम कहाँ हैं आप खुद ही चेक कर लें। दोस्तों और भी बहुत कुछ है जो कि मैं आपको बता सकता हूँ, बट मैं आपको ज्यादा डिप्रेस नहीं करना चाहता। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें हैं जो कि लोगों को अपना देश छोड़कर बाहर सेटल होने के लिए मजबूर कर रही हैं, क्योंकि उन्हें वहां एक अच्छा हेल्दी लिविंग एंड वर्किंग एनवायरनमेंट मिल रहा है, साफ हवा मिल रही है, साफ पानी मिल रहा है, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, साथ ही उन्हें अपने पे किए हुए टैक्सेस की बेटर ROI मिल रही है। यानी कुल मिलाकर उन्हें वहां अपने और अपने बच्चों के लिए एक बेटर फ्यूचर मिल रहा है। तो वो क्यों ना जाएं? इंडिया को छोड़ने में उनको तो फायदा ही फायदा है। अगर उनके इंडिया छोड़ने से किसी को नुकसान है तो वो उन लोगों को जो इंडिया में रह रहे हैं, क्योंकि अगर ये माइग्रेशन इसी तरह से चलता रहा तो हम आने वाले टाइम में न केवल बहुत सारा टैलेंट लूज करने वाले हैं, बल्कि इससे इंडिया की ग्रोथ पर भी काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। अगर इस माइग्रेशन को रोकना है तो गवर्नमेंट को कुछ सीरियस मेजर्स लेने होंगे। सबसे पहला काम तो ये करना होगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंडिया में बेहतर बनाया जाए। एयर पोल्यूशन जो कि लगातार बढ़ता ही जा रहा है, उसे रोकने के लिए कुछ सीरियस कदम उठाने होंगे। हम इस मामले में चाइना से सीख सकते हैं कि कैसे उन्होंने बीजिंग की एयर क्वालिटी को कुछ ही सालों के अंदर नॉर्मल रेंज में ला दिया। हमें साफ सफाई पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। वेस्ट मैनेजमेंट की कोई रोबस्ट पॉलिसी बनानी होगी ताकि शहरों को और नदियों को कचरे से मुक्त किया जा सके। इसके साथ ही हमें देश में एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट तैयार करना होगा। टॉक्सिक वर्क कल्चर पर लगाम लगानी पड़ेगी और इसके लिए जरूरी है कि लेबर लॉज का सही से इंप्लीमेंटेशन किया जाए। टैक्स स्ट्रक्चर को भी कॉम्पिटिटिव बनाना होगा, क्योंकि आज की डेट में दुबई एंड सिंगापुर ये 2 डेस्टिनेशन ऐसी बन चुकी हैं जो कि अपने टैक्स स्ट्रक्चर एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से इंडियन मिलेनियर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। इंडिया के लीगल सिस्टम एंड जुडिशरी में भी एक बड़े रिफॉर्म की जरूरत है ताकि लोगों को जस्टिस पाने के लिए हैरेस ना होना पड़े। हमें एजुकेशन सिस्टम पर भी बहुत काम करना होगा। हर बच्चे को, फिर चाहे वो किसी भी इनकम क्लास से आता हो, सबको फ्री में एक क्वालिटी एजुकेशन मिले, ये एंश्योर करना होगा। साथ ही हमें खुद पर भी काम करना होगा। हमें अपनी प्रायोरिटीज पर ठीक से विचार करना होगा। हमें बेफिजूल के मुद्दों को छोड़कर उन मुद्दों पर फोकस करना होगा जिनके जरिए हम अपनी और अपने देश के लोगों की लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज ला पाएं। हमें लोकतंत्र की शक्ति को पहचानना होगा। हमें सरकारों को मजबूर करना पड़ेगा कि वो बेसिक मुद्दों पर ध्यान दें। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं जो मुझे समझ आती हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या किया जा सकता है, क्या किया जाना चाहिए, वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया। साथ ही चैनल मेंबर्स और सपोर्टर्स का भी शुक्रिया, जिनके सपोर्ट की वजह से मैं ये कंटेंट आप तक पहुंचा पाता हूं। आप भी इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों आपसे जल्द होगी मुलाकात एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।